बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने कॉस्ट कंसेप्ट्स आपको बताने शुरू किए थे और हमने जैसे मुझे याद पड़ता है कि हमने आपको शॉर्ट रन के जो कंसेप्ट्स थे वो तकरीबन मुकम्मल करवा दिए थे। आज हम कॉस्ट के लॉन्ग रन कंसेप्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो है वो पिछला लेक्चर याद दिला देता हूँ। हमने आपको बताया था कि शॉर्ट रन वो अरसा वक्त होता है जिसमें आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप नया कारखाना लगा लें, ठीक है, नई बिल्डिंग बना लें या नई बिल्डिंग रेंट पे ले लें। मीन आपके पास अपने कारखाने का साइज़ बढ़ाने का वक्त नहीं होता, ठीक है। और इसलिए आपकी जो शॉर्ट रन टोटल कास्ट है इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया था ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए प्रोडक्शन कम करें आप फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप होता है, यानी कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन कम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। सो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, ये तीन कंसेप्ट हो गए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फोर्थ कंसेप्ट मैंने आपको बताया था एवरेज फिक्स्ड कास्ट। एवरेज फिक्स्ड कास्ट होती है टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट और क्यू क्वांटिटी। फिर आपको बताया था एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और इसी तरह से मैंने आपको मार्जिनल कास्ट के बारे में बताया था और एवरेज कास्ट टोटल कास्ट ओवर आउटपुट या एवरेज कास्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट। और सेवंथ एंड लास्ट कंसेप्ट वाज था मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट चेंज इन वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट और चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, राइट। सो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चेंज आती है टोटल कास्ट में वो वेरिएबल कास्ट की वजह से आती है, ठीक है। फिक्स कास्ट चूँकि फिक्स है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको चंद बातें बताई थी। इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटी कास्ट, संक कास्ट, ये कंसेप्ट भी आपको बताए थे, ठीक है। तो ये तो कल के लेक्चर के हवाले से। इसी तरह से हमने आपको टेबल बनाना सिखाया था, टेबल की मदद से लाइंस बनाने जो है वो कास्ट कर्व्स बनानी सिखाई थी। आपको ये बताया था रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मार्जिनल कास्ट जो है लेस देन वेरिएबल कास्ट हो तो वेरिएबल कास्ट क्या कर रही होती है? डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। और जहाँ पर मार्जिनल कास्ट और वेरिएबल कास्ट इक्वल होते हैं वहाँ पर वेरिएबल कास्ट मिनिमम होती है। और जब वेरिएबल कास्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कास्ट हो जाती है तो फिर वेरिएबल कास्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। और सेम रिलेशनशिप जो है वो एवरेज कास्ट के साथ भी है कि जब एवरेज कास्ट मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा होती है तो एवरेज कास्ट डिक्रीज हो रही होती है। और जब एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट इक्वल हो जाते हैं तो एवरेज कास्ट मिनिमम होती है। और जब एवरेज कास्ट मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर एवरेज कास्ट इंक्रीज कर रही होती है। तो ये रिलेशनशिप्स भी मैंने आपको बताए थे, राइट। सो आज हम जो है लॉन्ग रन के बारे में बात करेंगे। अब लॉन्ग रन वो अरसे वक्त है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अब लॉन्ग रन के अंदर आप नया कारखाना भी लगा सकते हैं, नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं। तो अब फिक्स्ड कास्ट ऑलमोस्ट लॉन्ग रन के अंदर सारी कॉस्ट जो है, ठीक है, वो वेरिएबल होती है, ठीक है। सो आप उसे वेरी कर सकते हैं, लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी, ठीक है जी। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? वेरिएबल लॉन्ग रन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जनरली आपको जो है आपका आइडिया क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। लिहाजा जैसे कि 7 कंसेप्ट्स मैंने आपको बताया ना शॉर्ट रन के अंदर होते हैं, टोटल कास्ट, वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट, एवरेज कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज फिक्स कास्ट और मार्जिनल कास्ट, 7 कंसेप्ट्स। और जब आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो आपके कंसेप्ट कम हो जाएंगे, टोटल कास्ट, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट, राइट। सो आपके कंसेप्ट्स इसमें जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 बात करेंगे, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कास्ट, ओके। सो एनीवे
उसके बाद हमने आपको एक और बात बताई थी, आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट आपस में टेंजेंट बनाते हैं। दूसरे लफ्जों में दोनों की स्लोप बराबर होती है। और आपको याद होगा कि आइसो क्वांट की स्लोप जो है वो डेल्टा के ओवर डेल्टा एल होती है, ठीक है, और नेगेटिव साइन होता है क्योंकि आइसो क्वांट जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, ठीक है। तो स्लोप जहाँ माइनल आइसो क्वांट की स्लोप डेल्टा के ओवर डेल्टा एल होती है, और जो स्लोप होती है आइसो कॉस्ट की, जहाँ पे आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट की स्लोप इक्वल हो जाए, वो इक्विलिब्रियम होता है फर्म का। तो उस इक्विलिब्रियम की मदद से हम कम्बिनेशंस जो है लेबर और कैपिटल के कितने होंगे वो हम जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट है वो डेल्टा जो के ओवर डेल्टा एल दैट इज माइनस डब्ल्यू ओवर आर। सो आप कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल शुड इक्वल टू डब्ल्यू ओवर आर, राइट। सो व्हेन फर्म मिनिमाइज कॉस्ट, जब फर्म की कॉस्ट मिनिमम होती है तो इसका मतलब है कि एम पी एल डिवाइडेड बाय एम पी के शुड इक्वल टू डब्ल्यू ओवर आर, ओके। सो now cost in the long run, so the minimum cost combination can then be written as MPL over W MPK over R, okay. So minimum cost for a given output will occur when each dollar of input added to the production process will add an equivalent amount of output, okay. जितनी आप input डालते हैं उतनी ही output आपकी आ रही है, ठीक है। Now if W is equal to W mean wage is equal to $10 or R return on capital is $2 and marginal productivity of labor and marginal productivity of capital is equal, which input would be the producer use more of it? अब इनमें से कौन सी वो, ठीक है। तो labor because it is cheaper, ठीक है, increase labor lower MPL, decrease capital rise MPK, substitute labor for capital until MPL over W is equal to MPK over R। अब ये थोड़ा सा आप महसूस कर रहे होंगे जैसे कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है। आप इन सब को जो है वो एक लम्हे के लिए जो है वो भूल कर ये देखें। ये दो आपके जो बॉटम में एक इक्वेशन सी जो मैंने लिखी हुई है, जो हमने पिछली स्लाइड में प्रूव की कि MPL ओवर वेज राइट इज इक्वल टू MPK ओवर R, ठीक है। सो आप इस तरह से देखें ना, मैं आपको याद दिलाता हूँ कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम हमने आपको बताया था, जो कार्डिनल अप्रोच में, वो आपको याद है थोड़ा सा, वो था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स शुड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। और जब ये इक्वल हो जाते थे, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता था। लाइक वाइज, राइट। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर इक्वल हो जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। अब प्राइस ऑफ लेबर को वेज बोलते हैं, जो कैपिटल की प्राइस है उसको रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल दैट इज आर। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर वेज शुड इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओवर आर। सो अभी देखिए ये चार आपको चीजें नजर आ रही हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वेज, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और आर। अगर ये इनको इक्वल करना है, ठीक है, तो अब आपने इनको इक्वल, अगर देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है लेबर की और वेज कम है, इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम है और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो आपने इनको इस तरह से कम्बिनेशन चेंज करने हैं लेबर और कैपिटल के, सो दैट कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर वेज इक्वल हो जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न के, ठीक है जी। सो ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब देखें cost minimization with varying level output levels, okay. For each level of output there is an ISO cost curve showing minimum cost for that output level, ठीक है जी। हर आउटपुट के साथ ISO cost यानी कि उसका फर्म का जो बजट है वो जो है वो होता है, ठीक है जी। और जो आपको ये बता रहा होता है कि मिनिमम कास्ट कहाँ पे। A firm's expansion path, आपको याद है ना, मैंने आपको एक्सपेंशन पाथ जो है वो जो आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट जब पढ़ाए थे तो उसमें आपको एक्सपेंशन पाथ बताया था, ठीक है। अब मैंने याद, आपको यकीनन याद होगा कि नीचे वाले आइसो क्वांट से ऊपर वाले आइसो क्वांट पे ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है, उससे ऊपर वाले ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। तो अगर फर्म ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन अटेन करना चाहती है तो उसे लेबर और कैपिटल के ऊपर ज़्यादा
जो है उसे हायर करना पड़ेगा, ऊपर वाले कम्बिनेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट टेंजेंट बना रही है, ऊपर वाला आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट यहाँ पे, उन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाएं तो एक्सपेंशन पाथ बनता है, ठीक है। सो अ फर्म्स एक्सपेंशन पाथ शोज द मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। सो जहाँ पे आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट इक्वल होते हैं, वो आपका जो है वो लेबर और कैपिटल का ऐसा कम्बिनेशन आपको बताता है जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ आउटपुट लेवल्स पर जो आपका लेबर और कैपिटल जो है वो का ऐसा कम्बिनेशन जो आपको मिनिमम कॉस्ट कम्बिनेशन दे बता रहा है, ठीक है जी, उनको हम ज्वाइन कर दें तो आपका एक्सपेंशन पाथ बनता है, ओके। स्लोप इक्वल्स आपको याद है कि डेल्टा के ओवर डेल्टा एल उसकी स्लोप होती है, ठीक है। चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, ओके। तो ये आपको याद होगा, ये किस चीज़ की स्लोप है, आइसो क्वांट की, ओके। नाउ लुक एट दिस, आई जस्ट आपको याद होगा, या इस पे वाई एक्सिस पे कैपिटल है, एक्स एक्सिस पे लेबर है, ठीक है जी। ये देखें आपका आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट जहाँ पर टेंजेंट बना रहे हैं, ब्लू लाइन आपको याद है आपका आइसो कॉस्ट है, और ब्राउन लाइन जो है वो आपका आइसो क्वांट है, और यहाँ कहाँ पे कम्बिनेशन जो है वो ये ए पॉइंट पर आपका जो है फर्म का इक्विलिब्रियम है। सो वो फर्म जो है 50 यूनिट यानी कि 50 लेबर और 25 कैपिटल के यूनिट्स ले रही है, और ये उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और अब देखें, अब आपका आपने इफ़ यू वांट हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन मीन 200 यूनिट लेने, नीचे वाली आइसो क्वांट 100 यूनिट जो बता रही थी, ऊपर वाली आइसो क्वांट 200 यूनिट आउटपुट के, उसके लिए आपको जो है वो 100 कैपिटल के और 200 लेबर के जो है वो आपको यूनिट जो हायर करने हैं, ठीक है जी। तो ये कम्बिनेशन है 100 एंड 200 का, 100 कैपिटल और 200 लेबर का कम्बिनेशन, इससे आप 200 यूनिट आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ऊपर वाले देखें, अगर आपने 300 यूनिट आउटपुट देनी है, ठीक है, तो 300 यूनिट आउटपुट के लिए आपको जो है वो 150 कैपिटल के और 300 लेबर के यूनिट जो है लगाने हैं, ओके। सो इस तरह से आपको मालूम हुआ कि 300 यूनिट के लिए 300 लेबर के यूनिट और 150 कैपिटल के, राइट। सो ये आपका कॉम्बिनेशन सी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, इन सारे पॉइंट्स को जो है ना, द एक्सपेंशन पाथ इलस्ट्रेट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबर एंड कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ईच लेवल ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन, ओके। सो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मीन कम से कम लेबर और कैपिटल का जो है वो इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल करना, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यानी कि मिनिमम कॉस्ट का कॉम्बिनेशन, इससे, ठीक है, अगर आप इससे कम कॉस्ट जो है वो आप जो है उसको करना चाहेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आ सकी। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन बता रहा है फर्म का, ओके। तो इन सारे लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशंस जो आपके 100 आउटपुट के लिए ए, 200 आउटपुट के लिए बी और 300 यूनिट आउटपुट के लिए सी है, इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दें, ठीक है जी। तो ये पिंक लाइन आई थिंक, तो ये पिंक है, ये पर्पल है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी मच यू नो गुड, आई डोंट नो द आई डोंट नो द color, I don't know, it's pink or purple, okay, we'll consider it as purple, okay. So this purple line which is starting from the origin and it is positive, this is expansion path. So expansion path हमें कैसे मिला कि हम सारे least cost combinations जो हैं 100, 200 और 300 unit output के लिए उनको हम join कर दें तो हमारे पास जो है वो expansion path आ जाता है, ठीक है। Now expansion path and long run cost. Firm's expansion path has some information as long run total cost curve, right? To move from expansion path to LR cost curve, find tangency with isoquant and isocost. पहले आप टेंजेंसी मालूम करते हैं, डिटरमिन मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द आउटपुट लेवल सिलेक्टेड, उससे मिल जाते हैं और फिर उनको ग्राफ कर देते हैं तो आउटपुट कास्ट कम्बिनेशन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। आउटपुट कास्ट कम्बिनेशन क्यों मैं कह रहा हूँ, कॉस्ट कम्बिनेशन आपको आइसो कॉस्ट बता रहा है और जो आइसो क्वांट है वो आपको आउटपुट के कम्बिनेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो लेबर और कैपिटल के ऐसे कम्बिनेशन जो आपको मिनिमम कास्ट जो है वो और आइसो कॉस्ट और लेबर और कैपिटल के ऐसे कम्बिनेशन जिनसे आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट मिले, ठीक है जी। सो ये ग्राफ बनता है आउटपुट कॉस्ट कम्बिनेशन, आउटपुट आइसो क्वांट बता रहा है और कॉस्ट आइसो कॉस्ट बता रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने आइसो कॉस्ट कम्बिनेशन का,
ठीक है, लुक एट दिस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व्स। इसको बनाने से पहले जो है मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला दूँ, ठीक है, और वो बिल्कुल सिंपल जो है वो समझ में आ जाने वाली है। लॉन्ग रन वो बहुत सारे शॉर्ट रन से मिल के बनता है, ठीक है, ये बात दुरुस्त है ना। हम फर्ज कर लें अगर शॉर्ट रन ऐसे क्रूडली एक अज्यूम कर लेते हैं कि 1 मंथ, लॉन्ग रन 1 ईयर, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 12 शॉर्ट रन को मिला के एक लॉन्ग रन बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे शॉर्ट रन को मिला के एक लॉन्ग रन बनता है। ये वैसे जनरली, ताकि आपको आने वाली स्लाइड्स जो है ना वो आसान महसूस हों, ये मैंने आपका कुछ बातें हैं। लुक एट दिस, दीज आर DEF पॉइंट्स, राइट। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व आपका बन जाता है, ठीक है। सो आपने देखा कि इफ़ यू वांट मोर प्रोडक्शन, राइट, सो आपको हायर लेवल ऑफ कॉस्ट फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट, ओके, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट। सो नाउ हमने देखें इसी गौर से देखें, कॉस्ट ईयर आपका y एक्सिस पे, आउटपुट आपका x एक्सिस पे है, ठीक है। 100 आउटपुट आपको 1000 कॉस्ट पर मिलता है, 200 आउटपुट 200 कॉस्ट पर 200 आउटपुट, और 300 अगर आपने आउटपुट करनी है तो आपकी कॉस्ट 300 होगी। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपका लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का कर्व बन जाएगा, ओके। नाउ लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। इन शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स, मैंने आपको बताया था। इन लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज एनी थिंग इंक्लूडिंग प्लांट साइज, कैन प्रोड्यूस एट लोअर एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग रन देन इन शॉर्ट रन, ठीक है। कैपिटल एंड लेबर आर बोथ फ्लेक्सिबल, राइट, इन लॉन्ग रन, राइट। तो आप लेबर सिर्फ शॉर्ट रन में इफ़ यू अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यू कैन हायर मोर लेबर, ओके, बट यू कैन नॉट इंस्टॉल न्यू प्लांट, कैन यू। सो इट मीन्स के शॉर्ट रन के अंदर जो कैपिटल था वो फिक्स था और जो लेबर था वो वेरिएबल था, जबकि लॉन्ग रन के अंदर आप नया कारखाना भी लगा सकते हैं, लिहाजा कैपिटल और लेबर दोनों जो है फ्लेक्सिबल है, ओके। We can show this by holding capital fixed in the short run and flexible in the long run, okay. Look at this, okay. Capital is fixed in at K1, mean capital short run के अंदर जो available capital है वो K1 है। To produce Q1 minimum cost at K1 L1, look at this, here we go. This is the initial equilibrium. You can easily understand this, where isocost and isoquants are making tangent, and the equilibrium point and L1 and K1 जो है वो आपका लेबर है और Q1 आपकी आउटपुट है, ओके। नाउ याद रखिएगा कि अगर ये शॉर्ट रन है तो कैपिटल जो है K1 पे फिक्स है। अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, मीन इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लाइक दिस Q2, ओके, सो K2 और L2 नया कम्बिनेशन है Q2 प्रोडक्शन के लिए, बट ये लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन के अंदर आपका कैपिटल क्या है, फिक्स है, आप कैपिटल को जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या सूरत हाल हो जाएगी, लाइक दैट, हियर वी गो, कैपिटल इज फिक्स, ओके। सो शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। शॉर्ट रन का एक्सपेंशन पाथ जो है वो आपकी जो ये देखिए, दिस वन is fixed in capital is fixed in short run. So ye expansion path like straight line like this one, okay, short run expansion path. Long run expansion path is like positive line. I have explained in previous slide already, okay. So this is how we can distinguish between short run and long run, okay. Short run के अंदर capital fix है, ठीक है, इसलिए एक्सपेंशन पाथ जो है वर्टिकल टू एक्स जो है वो पैरेलल टू एक्सिस होगा, ठीक है। और लॉन्ग रन के अंदर जो है वो जो है कैपिटल और लेबर दोनों फ्लेक्सिबल है, लिहाजा ये पॉजिटिवली स्लोप का होगा, ठीक है। दिस इज शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ एंड लॉन्ग रन कैपिटल एंड लेबर दोनों फ्लेक्सिबल है, ओके। दिस इज द लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ, ओके। तो आप देखिए कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस देखें। ब्लैक line is showing the short run expansion path and the pink line is showing the long run expansion path, okay. So
Now, long run versus short run cost curve, some more points. Long run average cost. Most important determinant of the shape of long run average cost and marginal cost is the relationship between scale of the firm's operation and input required to minimize cost. Scale of output, scale of firm's operation, right? So, अब आपको मालूम है स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, लार्ज स्केल पे भी हो रहा है, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, कांस्टेंट रेट जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तीन तरह से आप देखें, तीन रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ये तीन स्केल्स हमने आपको जो है वो शायद कुछ लेक्चर्स पहले हमने आपको एक्सप्लेन किए थे कि इफ इनपुट इज डबल आउटपुट इज डबल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. इनपुट डबल कर दें आउटपुट भी डबल हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. ठीक है. एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. अगर आप आउटपुट इनपुट डबल करते हैं, आउटपुट डबल हो जाती है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है. जितना अरसा वक्त में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है, उतने अरसे वक्त में जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट होती है तमाम उन आउटपुट लेवल्स पर जिन पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है. ओके, नाउ increasing return to scale, if input is doubled output will more than double. अगर इनपुट आपने डबल की है तो आउटपुट जो है वो डबल से ज़्यादा होगी. ठीक है, मतलब देखें ना, आप इस तरह से आपकी इनपुट 10 है, आउटपुट 100 है. ओके, तो इनपुट 20 हो गई, आउटपुट 200 हो गई, इनपुट 30 हो गई, आउटपुट 300 हो गई. तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अगर इनपुट 10 है, आउटपुट 100 है, इनपुट 20 हो गई, आउटपुट 250 हो गई, तो देखें आपने इनपुट से ज़्यादा आउटपुट में इंक्रीज आई है. ओके, तो ये कौन सा होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ओके, नाउ इफ इनपुट इज डबल आउटपुट विल मोर देन डबल. एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. उन तमाम आउटपुट लेवल पर जहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रही होगी. ठीक है, देन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इफ इनपुट इज डबल्ड आउटपुट इज लेस देन डबल. इनपुट डबल कर दिया, आउटपुट जो है लेस देन डबल हुई है, तो ये कौन सा होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. सो जिन आउटपुट्स पर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है वहां पर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी. ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है. देखें, आप इस तरह से देख लेना कि जब आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, जब आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, एवरेज कॉस्ट उन आउटपुट पर कांस्टेंट है. जब आपका जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया. ठीक है, यानी कि मजीद इनपुट लगाने से आउटपुट उस रेशियो से नहीं बढ़ रही जिस रेशियो से आपकी जो है वो इनपुट बढ़ रही है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा. ओके, नाउ firms experiences increasing and decreasing return to scale and therefore long run average cost is U-shaped. okay, so चूँकि firm जो है वो ये तीनों returns to scale experience करती हैं, तो इसलिए ये U-shape होता है. देखें, पहले नीचे आता है, फिर average cost, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, तो it is like U-shape. Why it is U-shape? Because first increasing return to scale applies, then constant return to scale applies, then decreasing return to scale applies. It is like this N. Okay, so it is the average cost is like U then. Okay, so source of U shape is due to the return to scale instead of decreasing return to scale like the short run curves. Okay, so long run marginal cost curve measures the change in long run total cost as output is increased by 1 unit. Okay, now लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लीड्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ओके, जब एग्जैक्टली आपको ये वही रिलेशनशिप जो मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी आपको याद दिलाया और पिछले लेक्चर में बड़ी तफसीलन हमने बात की थी कि इफ़ लॉन्ग रन एवरेज कास्ट इज़ ग्रेटर देन लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट, तो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट फॉल करेगा. ठीक है, और अगर लॉन्ग रन जो है वो मार्जिनल कास्ट और लॉन्ग रन एवरेज कास्ट जहाँ पर बराबर होंगे ना, तो एवरेज कास्ट वहाँ पर मिनिमम होगी. ओके, एवरेज कास्ट क्या होगी? वहाँ पर मिनिमम होगी. और जब लॉन्ग रन एवरेज कास्ट इज लेस देन लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, तब फिर लॉन्ग रन एवरेज कास्ट क्या करेगी? राइज करना शुरू हो जाएगी. जो तीन रिलेशन आपको फिर जो है वो ज़हन में है. लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट जो है वो लेस देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या करेगी? फॉल करेगी. जब ये दोनों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, बराबर है, तो उसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम है. ठीक है,
और जब लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, तो फिर लॉन्ग रन एवरेज कास्ट जो है वो राइज करना शुरू हो जाता है। तो ये देखिएगा, देन नाउ लुक एट दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट। ओके, नाउ ए पॉइंट से आप जो है अपने लेफ्ट साइड पे देखें, ठीक है। तो आप देखें ब्लू लाइन is showing average cost and brown line is marginal cost. So average cost is greater than marginal cost, hence average cost is decreasing. And where the both curves are intersecting each other, right, that exact A point, वहाँ पे आप देखें average cost बिल्कुल minimum level पे, आप इसे गौर से देखें average cost क्या है, बिल्कुल minimum level पे। Look at this here, this point is showing minimum level, एवरेज कॉस्ट देखें गिर रही है मिनिमम, फिर बढ़ना शुरू हो। ओके, सो ये कहाँ पर है, मिनिमम लेवल पे। ओके, हियर इट इज ऑन मिनिमम लेवल। नाउ जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो हम आपको बता रहे थे। So as output increases, firm AC of producing is likely to decline to a point. जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती चली जाती है तो एवरेज कास्ट डिक्रीज करता है एक ख़ास पॉइंट तक, ठीक है। ऑन अ लार्जर स्केल वर्कर कैन बेटर स्पेशलाइज, अगर काम बड़े स्केल पे हो रहा है तो वर्कर जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, स्पेशलाइज कर लेते हैं। स्केल्स कैन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजर्स कैन ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन मोर इफेक्टिवली। लार्ज स्केल पर मीन फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मैनेजर उसको बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। And firm may be able to get input at lower cost if can get quantity discounts. Lower price might lead to different input mix. Okay, so price lower से आप different input के mix भी आप जो है वो produce कर सकते हैं। Okay. Now long run cost at some points average cost will begin to increase. वो एक पहले मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते हैं एवरेज कॉस्ट गिरता चला जाता है। एट सम पॉइंट एवरेज कॉस्ट बिगिन टू इंक्रीज, फिर एक खास पे आपका फैक्ट्री स्पेस मुमकिन है जो है वो कम पड़ गई हो, ठीक है। मशीनरी में मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर वर्कर टू डू देयर जॉब्स एफिशिएंटली, ठीक है। तो स्पेस एंड मशीनरी की जो है वो इशू हो सकता है, ठीक है। स्पेस कम पड़ रही है, मशीनरी जो है वो कम है, ठीक है। तो उससे भी जो है वो वर्कर की जॉब डिफ़िकल्ट हो जाती है और उनकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। मैनेजिंग अ लार्ज फर्म में बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड इनएफिशिएंट एज अ नंबर ऑफ टास्क इंक्रीजेज। सो अगर आप लार्ज स्केल पे चले जाते हैं तो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं फर्म्स के या कारोबार के वो कम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये भी मुमकिन है एफिशिएंसी जो है मैनेजर्स की और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कम कर दें और इससे जो है वो आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। बल्क डिस्काउंट्स कैन नो लॉन्गर बी यूटिलाइज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट में काज प्राइस टू राइज, राइट। सो आपने देखिए ना, जब आप बाज़ार में थोड़ी चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, तो आपको महंगी मिलती है। अगर आप वो ज़्यादा चीज़ लेने जाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। मतलब रॉ मटेरियल फॉर योर प्रोडक्शन यू नीड, यू नो, थोड़े पैमाने पे आपको चाहिए। अगर आप जैसे कि आपने रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस है, आप बाज़ार जाएं, आप किसी से कहें कि जी ये बनाना किस रेट पे है, ठीक है, तो वो आपको कहे केले जी आपको 100 रुपये दर्जन मिलेंगे। ओके, तो आप कहें जी अगर मैंने 5 दर्जन लेने तो मे बी वो आपको 80 रुपये पर डजन दे दे, 80 रुपये पर दर्जन। ये रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस है ना। इस तरह से रॉ मटेरियल है, छोटी फर्म छोटे साइज़ पर आप रॉ मटेरियल लेने जाती है और रॉ मटेरियल लेती है, और अगर बड़ी फर्म जाती है तो वो बल्क में ले रही है, लिहाजा उसे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एक हद तक, राइट। सो अब जब ये सारे जो इकोनॉमीज़ हैं वो यूटिलाइज कर चुकी है फर्म, तो अब आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ when input proportions change, the firm's expansion path no longer a straight line. Okay, the concept of return to scale no longer applies. Okay, now economies of scale reflects input proportions that change as the firm change its level of production. Okay, so ये जो एक स्केल की इकोनॉमीज होती हैं, बड़े स्केल के जो फ़वाइद होते हैं, वो एक हद तक जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नो हम देखेंगे कि इकोनॉमीज़ और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स क्या होती हैं और वो किस तरह से जो है ना हम उनको एग्जांपल्स के साथ जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती है? इंक्रीज इन इनपुट इज़ ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन इनपुट, सॉरी आई बेग योर पार्डन, इंक्रीज इन आउटपुट
is greater than the increase in input, right? Diseconomies of scale क्या है? Increase in output is less than increase in input. ये diseconomies of scale होती हैं, okay? So that is why U-shaped LAC shows economies of scale for relatively low output levels and diseconomies of scale for higher levels, right? So जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स बढ़ती चली जाती हैं, लिहाजा कॉस्ट कम होती चली जाती है। एक ख़ास हद पर आपकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स जो है ना वो शुरू हो जाती हैं, यानी कि बड़े पैमाने के फ़वाइद और बड़े पैमाने के नुकसान समझ लें। शुरू में आपके बड़े पैमाने के फ़वाइद हासिल कर रहे होते हैं, लिहाजा कॉस्ट गिर रही होती है, ठीक है। एक ख़ास हद तक पहुँच के आप बड़े पैमाने पर जो है वो कम्प्लेक्सिटी और जो है ये सारे इशूज़ आपके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये आर्गूमेंट है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का है वो यू शेप होती है, ठीक है। So increasing return to scale output more than double when the quantities of all inputs are doubled, or economies of scale double of output require less than a double of a cost. Okay, now you remember कि economies of scales जो है वो आपको I hope आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। now देखें economies of scales are measured in terms of cost output elasticity. Okay, तो elasticity आपका concept मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, elasticity of demand का पढ़ाया, elasticity of supply का पढ़ाया, income elasticity पढ़ाया, cross elasticity बताया, ठीक है जी। तो अब जो है वो cost output elasticities बताऊंगा, ठीक है। So EC is the percentage change in the cost of production resulting from 1% change in output, ठीक है। Percentage change in cost of production resulting from percentage change in 1% change in output. So delta C over C divided by delta Q over Q. So delta C cost, right? Change in cost divided by cost, proportional change in C आ गया या percentage change in C आ गया, delta Q over Q जो है वो आपका percentage change in output आ गया, ठीक है। So अब देखिए ये बेसिकली आपको जो है ना वो थोड़ा सा जो है मैं आपको पेन की मदद से देखता हूँ कि ये MC और AC के किस तरह से इक्वल बन रहा है, ठीक है। आप देखें एक सिंपल मैथमेटिकल जो है ना हमने यहाँ पर इसको मैं देखें आप ये जो delta C over C divided by delta Q over Q. Okay, now look at this. इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, delta C over C multiply by Q over delta Q. इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं रीअरेंज कर दूँ, ठीक है। delta C over delta Q into Q over C लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अच्छा जी, इसको मैं फिर रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल्टा C ओवर डेल्टा Q डिवाइडेड बाय C ओवर Q। ओके, सो अब आपको मालूम है कि डेल्टा C ओवर डेल्टा Q क्या चीज़ होती है? यू नो दैट डेफिनेटली, दैट इज चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, और टोटल कॉस्ट ओवर Q ये क्या चीज़ होती है? दैट इज एवरेज कॉस्ट। सो इलास्टिसिटी जो है वो क्या आप जो इलास्टिसिटी है वो मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट, राइट। सो आई होप आपने ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। सो इलास्टिसिटी क्या होती है? EC is the percentage change in the cost of production resulting from a 1% increase in आउटपुट। ओके, सो इसको अगर हम मैथमेटिकली जो है वो लिखें तो नीचे आपको मैंने इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, और फिर मैंने किस प्रोसेस से MC और AC बनता है वो भी आपके सामने लिख दिया, होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ EC is equal to 1, it means MC is equal to AC. Okay, cost increases proportionally with output, neither economies nor diseconomies of scales, right? So अच्छी तरह से समझ लें, जब MC और AC इक्वल हो तो इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों नहीं है, ठीक है। तो अब देखें अगर ये लेस देन 1 हो, बल्कि ये आपको जो है ना अच्छी तरह से याद भी होगा, ठीक है, कि लेस देन और ग्रेटर, यार्ड स्टिक टू मेजर इलास्टिसिटी हमने तय किया था इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ओके, सो यूनिटी इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द इलास्टिसिटीज। ओके, सो इफ इट इज लेस देन 1 इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, राइट, सो इलास्टिसिटीज दैट इज व्हेन MC is greater than AC is greater than MC. okay, जब AC MC से ज़्यादा हो तो economies of scale भी हो रही हैं, both MC and AC are declining, right? so जो 3 हिस्से अगर कर लेना, ठीक है, जब AC MC से
ज़्यादा होती है जब AC और MC बराबर होती है, जब MC AC से ज़्यादा हो जाती है। तो जब इब्तदाई प्रोडक्शन आप शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो अच्छी तरह से याद भी होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहीं पे जो है ना, ये आपका ऐसे AC और जो है वो ऐसे MC, ओके, ऐसे ही होता था ना। तो ये एक पॉइंट है जहां पर AC और MC इक्वल है, ठीक है। यहां पर आप देखें AC इज ग्रेटर देन MC, इज दैट राइट? इस पॉइंट A पॉइंट हम इसे अज्यूम कर लें, A पॉइंट से पीछे AC इज ग्रेटर देन MC, ओके। सो और A पॉइंट पर AC MC इक्वल है। सो जहां पर AC और MC इक्वल है वहां पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी, जहां पर जो है ये A से पिछला पॉइंट, राइट। अब आपको अच्छी तरह से ये भी याद होगा कि इस इधर हम क्या लेते थे, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, और यहाँ पर आपकी AC और MC हम कॉस्ट हम इस तरफ मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि इससे पहले पहले जितनी भी आउटपुट्स हैं यहाँ तक, इस A पॉइंट से लेट से Q1 तक, ये 0 से Q1 तक, ये जितनी भी आउटपुट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, लिहाजा एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, ओके। नाउ एट A पॉइंट, एग्जैक्टली एट A पॉइंट MC इज इक्वल टू AC। आप गौर करें इस पर, लिहाजा यहाँ पे ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स है ना डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। और आफ्टर दिस, राइट, अब इन ये आउटपुट्स जितनी भी हैं, ठीक है जी, इन पर आप देखें MC जो है ना, MC, ये MC ग्रेटर देन AC, ओके। सो MC जो है वो जो है ग्रेटर देन AC हो गया, ओके। सो जब MC AC से ग्रेटर हुआ है, ठीक है जी, सो AC देखें आप इंक्रीज करना शुरू हो गया। और क्या हुआ, आप इसे ज़रा गौर से देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको महसूस होगी कि अब ये इस पॉइंट से बाद जितनी भी आउटपुट्स हैं वहाँ पर जो फर्म को डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर अप्लाई हो रहा है, लिहाजा AC बढ़ना शुरू हो गई, इंक्रीज करना शुरू हो गई है। और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गई, ओके। सो व्हेन AC इज इक्वल टू MC, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. When AC is greater than MC, elasticity is less than 1. When MC is greater than AC, then elasticity is greater than 1. This is how we can. So जब elasticity greater than 1 है, it means कि diseconomies of scale apply हो रहे हैं, okay? So both MC and AC start increasing. It means decreasing return to scale start apply होना शुरू हो गया, okay? Now we will use short run and long run cost curve to determine the optimal plant size as well, okay. We can show the short run average cost for 3 different plant size. This decision is important because once built the firm may not be able to change plant size for a while, okay, एक खास अरसे तक। अब इसमें समझिए कि प्लांट साइज डिटरमिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपका प्लांट साइज क्या होगा। उसकी वजह यह कि एक दफ़ा प्लांट साइज बिल्ड हो गया तो उसको बढ़ाना या कम करना ज़रा मुश्किल होता है, ओके। सो इसलिए जो है ये बहुत वाइटल डिसीजन होता है प्लांट साइज का, ठीक है, कि कितना प्लांट का साइज होना चाहिए, ओके। नो ये देखते हैं आप हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। द ऑप्टिमल प्लांट साइज विल डिपेंड ऑन द एंटिसिपेटेड आउटपुट, ठीक है। इफ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस Q0 देन द क्वांटिटी बिल्ड स्मॉलेस्ट प्लांट AC इज 8। अब जो प्रीवियस स्लाइड्स पे आप देखें ना, जो हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस मोर लाइक Q1 AC राइजेस, राइट। सो अगर इफ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस Q2 मिडिल प्लांट is least cost and is expected to produce Q3 यानी कि और increase करें largest plant is best, okay. So this is how you can look at this. Here we go, okay. You can see a small plant 8 valve is fine, okay. So this is the short run of the first short run, okay. This is average cost for the second short run, this is for the third short run, okay. Now look at this, okay. Now if expected to produce Q0 then should build smallest plant AC is 8, okay. तो अगर आप ये प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं Q0 तो फिर ये ठीक है आपका, ठीक है। और अगर it produce more like Q1 AC rises, अगर आप Q1 प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें आप Q1, तो एवरेज कॉस्ट
क्या करना शुरू हो गई है, ये देखें, ये लाइट ब्लू ये इंक्रीज करना शुरू हो गई। इस आपको नजर आ रहा है इंक्रीज करता हुआ, जैसे ये सूटेबल नहीं है, तो फिर आपका प्लांट साइज बड़ा होना चाहिए। नाउ if expected to produce Q2, middle plant is least cost, okay? अगर Q2 प्रोड्यूस करना है तो मिडल प्लांट जो है ये, ठीक है, ये आपका जो एवरेज कॉस्ट SAC2 है, ये वाला मिडल प्लांट को बता रहा है। तो फिर आपको अगर Q2 प्रोड्यूस करना है तो ये वाला प्लांट बेस्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सो इससे जो है मिडल प्लांट आपका ओके है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और क्योंकि यहाँ पे आप देखें एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, ओके। और इफ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस Q3 लार्जेस्ट प्लांट इज बेस्ट, अगर जो हम Q3 प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो दिस वन अगर आप ये प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं Q3, तो फिर ये लार्जेस्ट SAC3 ये प्लांट आपके लिए बेस्ट है, ओके। अब आप देखें ना, ये पहला शॉर्ट रन, ये दूसरा शॉर्ट रन, ये तीसरा, ये पहला प्लांट, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके सारे मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना, तो ये आपका डार्क ब्लू लाइन का कर्व जो आपको नजर आ रहा है, डार्क ब्लू, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपका बन जाएगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट देखें आप, पहला शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आप जो ये देखें, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये फर्स्ट यहाँ पे ये, ठीक है, ये पॉइंट, सेकंड ये पॉइंट, थर्ड ये थोड़ा सा जो ऊपर जाके ये थर्ड मार्जिनल। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये जो रेड है ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का आपके पास आ जाएगा, ओके। Now long run cost curve with constant return to scale, what is the firm long run cost curve, ठीक है। फर्म कैन चेंज स्केल टू चेंज आउटपुट इन द लॉन्ग रन, अब स्केल बदल सकता है, ठीक है, लॉन्ग रन है वो उसको स्केल को चेंज कर सकते हैं। द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज द डार्क ब्लू वन, आई शोड यू राइट। प्रोपोर्शन ऑफ द SAC कर्व विल रिप्रेजेंट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ आउटपुट। फर्म विल ऑलवेज चूज द प्लांट द मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो फर्म को क्या करना चाहिए, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है जी, फर्म विल ऑलवेज चूज द प्लांट, वही प्लांट चूज करेगी जहां पर एवरेज कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। लुक एट दिस डायग्राम अगेन, ओके। सो दिस डार्क ब्लू इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। तो द रेड इज मार्जिनल कॉस्ट, ओके। दिस इज हाउ जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के तहत फर्म डिसाइड करती है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एनवेल्प्स द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ओके। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिफरेंट है, उनके सारों को नीचे से ऐसे घेरा बनाती है, जिले उसके इर्द गिर्द होती है, ठीक है, तो एनवेल्प करती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन है और इसके अंदर शॉर्ट रन के बहुत सारे जो है वो कर। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एग्जिबिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनिशियली बट एग्जिबिट डिसइकोनॉमीज एट हायर आउटपुट लेवल, एक खास हद तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और उसके बाद डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बताती है। आप देखिए इसे हम उसी लुक एट दिस फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो फ्रॉम हियर मीन फ्रॉम 0 to Q1, ओके, ये आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, ओके। और फ्रॉम Q1 to Q3 दिस इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट्स, ओके। सो क्योंकि एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। नाउ अब हम आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्शन विद 2 आउटपुट्स, मैनी फर्म प्रोड्यूसेस more than one product and those products are closely linked, ये तो आपको क्लियर है ना। many firms produce more than one product, right, and those products are closely linked। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जैसे चिकन फार्म और पोल्ट्री एंड एग्स है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो है कार एंड ट्रक एंड ट्रैक्टर एंड एटसेट्रा। यूनिवर्सिटी न सिर्फ टीचिंग बल्कि वहाँ पे रिसर्च भी होती है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर एक है चिकन फार्म और प्रोडक्ट्स कितनी है, 2, पोल्ट्री और एग्स। ऑटोमोबाइल कंपनी है वो ट्रैक्टर भी या कार्स भी बना रही है या ट्रक और कार बना रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी टीचिंग और रिसर्च का काम करवा रही है, तो प्रोडक्ट्स हैं टीचिंग एंड रिसर्च, ओके। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, बोथ यूज कैपिटल एंड लेबर। अब देखें ना, जो पोल्ट्री फार्म है वो लेबर और कैपिटल दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। द फर्म शेयर मैनेजमेंट रिसोर्सेज, पहला फायदा तो ये है ना कि एक ही मैनेजर है, ठीक है। वो पोल्ट्री में जो है वो पोल्ट्री फार्म में एग्स को भी और चिकन को भी, या जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें मैनेजर एक ही है जो कि ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन और कार्स की प्रोडक्शन दोनों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। बहुत चीज़ें सेम लेबर स्केल
एंड टाइप्स ऑफ मशीनरी। एक ही लेबर स्केल होता है और एक ही टाइप ऑफ मशीनरी होती है, ठीक है जी। तो आपको समझ आई कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है, ठीक है। नाउ ये इसके एडवांटेजेस हैं, राइट। नाउ फर्म मस्ट चूज हाउ मच ऑफ ईच टू प्रोड्यूस। अब फर्म ने चूज करना है कि दोनों में से किसको कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे अंडे और मुर्गी है, उसके तो चूज करना है, ठीक है। द अल्टरनेटिव क्वांटिटीज कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ओके। कर्व shows the various combination of two different outputs that can be produced with a given set of inputs, ठीक है। दो आउटपुट्स है ना, अंडे और मुर्गी, ठीक है जी। तो ये इनके कितने अंडे और कितनी मुर्गियाँ, ठीक है जी, ये प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद गिवन जो है सेट ऑफ इनपुट्स। मीन एक मखसूस जो है वो इनपुट के साथ इन दोनों के मुख्तलिफ कम्बिनेशन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे कम, अंडे ज़्यादा मुर्गियाँ कम, ठीक है, या कारें ज़्यादा ट्रैक्टर कम, ट्रैक्टर ज़्यादा कारें कम, ठीक है जी। तो एक ही कॉस्ट के अंदर ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन होते हैं जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या बताती है आपको? दिस कर्व शो द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट आउटपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन सेट ऑफ इनपुट, ओके। नाउ लुक एट दिस, number of cars and number of tractors, right? Y axis पे number of tractors and x axis पे number of cars हैं, ठीक है, okay. Now each curve shows combination of output which with a given level of labor and capital. Look at this. So this is product transformation curve, okay. Now O1 illustrates a low level of output, O2 illustrates higher level of output with 2 times as much as labor and capital is required. So O1 and O2. So O1 low level of output, O2 is high level of output, or you can say double output with 2 times as much as labor and capital, okay. Now this is product transformation curve, okay. Now product transformation curves are negatively sloped. क्यों नेगेटिवली स्लोप? अगर एक चीज़ की प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे तो दूसरी आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनपुट जो है वो गिवन है, ओके। एक तो इसलिए ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, ठीक है। टू गेट मोर ऑफ वन आउटपुट मस्ट गिव अप सम ऑफ द अदर आउटपुट। अगर आपने कारें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो ट्रैक्टर की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। देन कांस्टेंट रिटर्न एग्जिस्ट इन दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल कांस्टेंट रिटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, क्योंकि हमने इनपुट डबल की तो आउटपुट डबल हो गई, ओके। सेकंड कर्व लाइज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम ओरिजिन एज द फर्स्ट कर्व। जो दूसरी कर्व थी, ठीक है, वो पहली कर्व से 2 गुने फासले पर थी। जितना इस ओरिजिन से O1 का फासला है, इतना ही O1 से O2 का फासला है, ठीक है। नाउ कर्व इज कॉनकेव, इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन्ट कन्वेक्स होती है, ये कनकेव है, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्शन हैज इट्स एडवांटेजेस, ओके। नाउ there is no direct relationship between economies of scope and economies of scale. मैं एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, कोई फॉर्म इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन जो है ना वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो फेस कर रही हो, ठीक है, ये मुमकिन है। और ये हो सकता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एंजॉय कर रही हो, लेकिन वो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एक्सपीरियंस ना कर रही हो। सो इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ प्रोडक्शन विद 2 आउटपुट इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। हम तफसीलन जो है वो जब मैथमेटिकल कंसेप्ट्स करेंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन द डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कैन बी मेजर्ड बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट सेव प्रोड्यूसिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स जॉइंटली, राइट। सो अगर 2 प्रोडक्ट्स को इकट्ठा प्रोड्यूस करें, ठीक है जी, या अलग-अलग करें, तो उनकी जो कॉस्ट में जो डिफरेंस है ना, जो परसेंटेज डिफरेंस है, ठीक है जी, वो हमें डिग्रीज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बताता है। देखें आप जो है SC is equal to SC economies of scope is equal to, look at this, C into Q1 प्लस C into Q2। यानी कि अगर हम Q1 और Q2 यानी कि ट्रैक्टर्स और कार अलग-अलग प्रोड्यूस करें और उनकी कॉस्ट को जमा कर लें और उसमें से माइनस कर दें क्या चीज़, C into Q1 एंड Q2, यानी कि जब हम ट्रैक्टर्स और कार को इकट्ठा प्रोड्यूस करें, ठीक है जी, और उसकी कॉस्ट को देखें, तो अलग-अलग कॉस्ट ट्रैक्टर और कार की इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस कर लें, उसमें से जब आप एक इकट्ठे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय C जो आपकी इकट्ठे कॉस्ट है वो आप नीचे लिख ले, तो आपको परसेंटेज चेंज मालूम हो जाएगी और प्रोपोर्शनल चेंज मालूम हो जाएगी, ठीक है। अगर तो
जो है वो C into Q1 basically cost of producing Q1, C into Q2 is the cost of producing Q2, and C into Q1 and Q2 is the joint cost of production both products. So कार और ट्रैक्टर की मिसाल लें तो Q1 कार है, Q2 ट्रैक्टर है, सो अलग-अलग प्रोड्यूस करें तो क्या कॉस्ट आती है, उन दोनों को जमा कर लें, माइनस कर दें उसमें से जो इकट्ठा प्रोडक्शन हो रही है और उसकी कॉस्ट कितनी बन रही है। ठीक है, अलग-अलग करेंगे ना, आप देखें आप इस तरह से अज्यूम कर लें, दो अलग-अलग फैक्ट्री हैं, वो अपना चौकीदार रखेगी, ये अपना चौकीदार रखेगी, वो अपना एडमिन मैनेजर रखेगी, ये अपना एडमिन मैनेजर रखेगी, वो अपनी जो है वो जो इंतज़ामिया होगी इसकी अपनी इंतज़ामिया होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगी ना। ठीक है, जब वो दोनों इकट्ठे जो एक ही कारखाने के अंदर दो यूनिट्स हैं, ठीक है, तो चौकीदार भी वही, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वही, सेल्स भी वही देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी वही चल रही है। ठीक है जी, तो उससे आपकी कॉस्ट डेफिनेटली कम होगी। सो अलग-अलग कॉस्ट माइनस करें, उसमें इकट्ठी कॉस्ट डिवाइडेड बाय इकट्ठी कॉस्ट को डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट सेव्ड, राइट। तो कितने परसेंट आपने कॉस्ट सेव की। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज सेव्ड, राइट। सो with economies of scope the joint cost is less than the sum of the individual cost. Interpretation is if SC is greater than 0 economies of scope है, ठीक है, if it is less than 0 diseconomies of scope है। यानी कि अगर अलग-अलग प्रोड्यूस करना से आपको जो है, यानी कि SC is greater than 0 it means कि you are enjoying or experiencing economies of scope. If it is less than 0 it means you are facing or experiencing डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ओके, सो बिल्कुल इसे आप गौर से देखें, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आप देखें कि अगर ये SC जो है SC, ओके, ये ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव हो। ठीक है, इट मीन कि देखें कि ये वाला और ये वाला दोनों अलग-अलग से माइनस इकट्ठे से ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब SC इज ग्रेटर देन 0 इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है, और लेस देन 0 अगर तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है। ठीक है जी, यानी कि इकट्ठा प्रोड्यूस करने से जो है अलग-अलग प्रोड्यूस करने से कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू इकट्ठा प्रोड्यूस करने से। ओके, सो इट मीन्स कि आपको जो है ग्रेटर देन 0 तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है और लेस देन 0 तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप नहीं है। ठीक है, सो द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ SC द ग्रेटर द इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ओके, तो ये आपके सामने जो है, आई होप आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो अच्छी तरह से समझ आ गया। ठीक है जी, अब ये लर्निंग कर्व। ओके, firm may lower their costs not only due to economies of scope but also due to the manager and the worker become more experienced and at their jobs. जो जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है ना, तो लेबरर भी मैनेजर भी वो मोर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, वो जल्दी और अच्छा और जो है वो नीट प्रोडक्शन जो है वो आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट एंड लेबर गेन एक्सपीरियंस विद प्रोडक्शन द फर्म मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट में फॉल। जब आपके पास जो है वो एक मजदूर है, वो पहले लेट से 1 घंटे में 2 बॉल पॉइंट्स बनाता था। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, तो अब ना सिर्फ वो 3 बॉल पॉइंट्स बनाता है, वो पहले से अच्छी बनाता है। ठीक है, वो एक मजदूर पहले 2 बॉल पॉइंट्स बना रहा है, अब 3 बना रहा है 1 घंटे के अंदर, तो आप देखिए माइनर एवरेज कॉस्ट गिरना शुरू हो जाती है। ओके, नाउ रीजंस क्या है, स्पीड ऑफ द वर्क इंक्रीज विद एक्सपीरियंस, इज दैट राइट और रॉन्ग? यू नो दिस इज योर ओन एक्सपीरियंस। आप कोई काम जो है मुसलसल करना शुरू हो जाए, ठीक है जी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैनेजर लर्न टू शेड्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ जो है मैनेजर्स जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है एफिशिएंटली डिटरमिन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड विद एक्सपीरियंस मे इंक्लूड मोर स्पेशलाइज्ड टूल एंड प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये भी एक एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बेहतर टूल्स बेहतर प्लांट्स की तरफ चले जाएं। ठीक है, सप्लायर बिकम मोर एफिशिएंट पासिंग सेविंग टू द कंपनी, राइट। सो सेविंग्स आना शुरू हो जाती है, मोर एफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। ओके, नाउ द लर्निंग कर्व। ओके, लुक एट दिस। The learning curve measures the impact of worker experience on the cost of production, right? So learning curve क्या measure करती है कि एक्सपीरियंस की वजह से, जो एक्सपीरियंस से वर्कर्स की जो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जा रही है, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। ठीक है, now it describes the relationship between a firm cumulative output and the amount of the input needed to produce a unit of output. Okay, now look at this. Hours of labor per machine or cumulative number of the machine lot produced. So there exists inverse relationship. It's like
अब यू कैन सी मीन, और अगर आप और काम करते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव मशीन प्रोडक्शन ज़्यादा होती चली जा रही है. ओके, सो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द और मशीन टूल्स द फर्म हैज प्रोड्यूस्ड. द वर्टिकल axis measures the number of the hours of the labor needed to produce a lot. Okay, now look at this. Here we go. Average cost from, अगर हम A से B पॉइंट पर आ जाएं, ठीक है जी, तो हम कॉस्ट क्या करिए, गिर रही है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. ओके, लेकिन अगर हम ए से सी पर शिफ्ट हो गए, यानी कि आपकी कॉस्ट शिफ्ट हो गई, ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे, लर्निंग. दिस इज ड्यू टू लर्निंग. सो ए से सी पर जो आप जो मूव हुए हैं, ए सी 1 से ए सी 2 पर, राइट, सो ये किस वजह से, लर्निंग की वजह से. और ए से बी पर यानी कि आपकी कॉस्ट जो गिरी है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ आया होगा. ठीक है, जैसे कि आप देखें कि अगर उसी जो है एवरेज कॉस्ट के ऊपर आप जो है मूव करें नीचे की तरफ, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. ठीक है, और अगर आप नई नीचे वाली एवरेज कॉस्ट की कर्व पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ये आपकी किस वजह से हुआ है, आपकी लर्निंग की वजह से हुआ है. अब इसको उलट भी कर सकते हैं कि अगर एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ आप जो है उसके ऊपर ही मूव कर रहे हैं, अलोंग द एवरेज कॉस्ट में डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप होगा. और अगर हम नीचे वाली की बजाय ऊपर वाली एवरेज कॉस्ट पर चले जाते हैं, तो ये आपकी लर्निंग का जो है फ़ायदे की बजाय नुकसान हो गया. तो ऐसा एनीवे होता नहीं है. ओके, सो आई थिंक कि आपको इसका जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लर्निंग का जो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. ओके, ये आज का लेक्चर था और होप, मुझे यकीन है कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आई होगी और आपको ये सारे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे. और इन सारे कंसेप्ट्स को हम जो है जब फॉर्म पढ़ेंगे अगले लेक्चर से, तो उसमें आपको इस्तेमाल होते हुए ये सारे कंसेप्ट्स नज़र आएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से फर्म्स अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करती हैं और डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो प्रॉफिट्स को जो है वो डिटरमिन करते हैं. सो हम अगले लेक्चर में जो है वो फर्म्स देखेंगे और उस फर्म के अंदर प्रॉफिट कंपटीशन को हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे. ओके, सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी.